हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अब तक हमने 3 वीडियोस में सेक्शन 8 तक का डिस्कशन कर लिया है। आज 4th वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 9 क्या कहता है, इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या कनेक्शन है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूं, और ये इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मुझसे जुडिशरी के लेक्चर्स चाहते हैं, जो मुझसे जुडिशरी लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो ये देखिए, आप मुझसे जुडिशरी जो है वो लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और प्लस जो अनअकैडमी प्लस का जो पेड सब्सक्रिप्शन है उस पे मेरा लिमिटेशन एक्ट 1963 का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो ये लाइव कोर्स है, आप इस लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, जिसमें हम सारे सेक्शंस की बात कर रहे हैं, सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, केस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें इस कोर्स में चल रही हैं। मेरे इस कोर्स को लेने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ एवरी सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलता है इस कोड को यूज़ करने से। इसके अलावा अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी देखना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, तो उसके लिए भी इस कोड को यूज़ कीजिए और मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर देख सकते हो। YouTube पे जुडिशरी एग्जाम 360 इस YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव फ्री क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी ऐप पे तो होती हैं, उसके साथ साथ जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल पे भी होती हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल, राइट। तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसकी प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप CPC पढ़ना चाहते हैं मुझसे, CPC का रिवीजन करना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो ये सारे वीडियोस जो मेरे हैं ये आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, आप लोगों के लिए बहुत काम का है अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि सर आपकी क्लासेस कब होती हैं, किस टाइम पे लाइव क्लासेस होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुडिशरी एग्ज़ाम 360 इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मेरी आने वाली सारी क्लासेस का प्रॉपर शेड्यूल जो है वो मिलता है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्ज़ाम 360 को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल खोल के अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, ताकि सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑन टाइम मिलती रहे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 9, जिसका हमें आज पूरा डिस्कशन और पूरा एनालिसिस जो है वो करना है। नाउ सेक्शन 9 किसके बारे में है और सेक्शन 9 का क्या कनेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो दिस सेक्शन इज अबाउट डिफेंस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 9 है, बट इसका कनेक्शन किसके साथ में है, इसका कनेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के साथ में है। वो कैसे है अभी देखिए। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है डिफेंस अगेंस्ट सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? ये देखिए, समझिए पूरे सेक्शन को। डिफेंस अगेंस्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां बेसिकली ना रिपीटिशन को अवॉइड किया है। रिपीटिशन को कैसे अवॉइड किया है ये मैं आपको बताता हूं। जो बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं उन बातों को सेक्शन 9 में रिपीट नहीं किया गया है। कैसे, अब बताता हूं। और इसको बताने के लिए मैं इस सेक्शन को एक बार यहां रिक्रिएट कर रहा हूं।
ठीक है, मैं पूरा सेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा सा सेक्शन है और उसके बाद आपको पूरा सेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, ये देखिए, ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 provides that, अब जो मैं लिख रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, except as provided in this chapter। यहां चैप्टर से मतलब किससे है, यहां चैप्टर का मीनिंग है सेक्शन 9 to 25 जो चैप्टर 2 है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 2, चैप्टर 2 जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 9 to 25। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, सो इस सेक्शन में बेसिकली ये कहा गया है कि जितने भी डिफेंसेस हैं, ऑल डिफेंसेस जो कि ओपन होते हैं किसमें, अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ कई तरह के डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पार्टी ये बोल दे कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी और विदाउट उसकी फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, दिस इज ए वैलिड डिफेंस। तो यहाँ भी क्या कहा गया है कि ऑल डिफेंस ओपन अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे डिफेंस जो हैं ये अवेलेबल होंगे किसको, डिफेंडेंट को अवेलेबल यहाँ पे होंगे। ये उस डिफेंडेंट की बात की जा रही है जिसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया गया है, जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया है, ठीक है, अवेलेबल टू, ठीक है, डिफेंडेंट होगा जिसके अगेंस्ट में रिलीफ क्लेम की है अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रिलेटिंग टू ए कॉन्ट्रैक्ट। डिफेंडेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट में एक सिविल सूट फाइल कर दिया है और वो सिविल सूट फाइल करके बोलता है कि यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस लेकर आया है और डिफेंस में वो सेक्शन 9 को यूज़ कर रहा है। सेक्शन 9 जो है ये इंडिकेट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 10। और उस सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, उस सेक्शन 10 में बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है और उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है ये सेक्शन। तो अब आपको शायद ये सेक्शन का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे हो रहा होगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में रिक्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिफेंडेंट यहाँ पे कौन कौन से डिफेंस लेगा। ये सबसे इजी सेक्शंस में से एक है। इस सेक्शन में अगर आपने थोड़ा सा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है तो इस सेक्शन को समझने में आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे प्लेंटिफ आ गया और ये यहाँ पे डिफेंडेंट आ गया, ठीक है। और प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट के ऊपर, किस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया। तो जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसके अगेंस्ट में केस फाइल करेगा तो डिफेंडेंट अपने डिफेंस लेकर आएगा। अब वो कौन कौन से डिफेंस लाएगा, वो डिफेंडेंट के डिफेंस को भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। ओके, सो डिफेंस, सबसे पहले वो डिफेंस के लिए यूज़ करेगा किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज़ करेगा। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यहाँ बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं उनकी तो बात की गई है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो कि सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, तो वो क्या क्या डिफेंस लाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से मना कर देगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसे कि एक पेंटिंग को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और सेलर ने बताया कि एक रेयर पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाने वाले की डेथ हो चुकी है, और बायर बोलता है कि हाँ मुझे पता ये रेयर पेंटिंग है और मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। सेलर ने कहा ठीक है आप खरीद लीजिए, दोनों में डील हो गई।
दोनों में जो डील हुई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, लेकिन दोनों में एक तरीके से ऐसी डील हुई है। उसके बाद सेलर जो है वो एडवांस भी एक्सेप्ट कर लेता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया है, लेकिन उसके बाद सेलर डिलीवर करने से मना कर देता है। अब बायर यहाँ पे कोई दूसरी पेंटिंग नहीं ले सकता, बिकॉज वो एक रेयर पेंटिंग है, वो यूनिक है और उस पेंटिंग को बनाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है और उस पेंटिंग का कोई रिप्लेसमेंट एज सच अवेलेबल नहीं है। बायर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, सेलर को बुलाया गया और सेलर से कहा गया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कीजिए, यानी कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये आप बायर को दे दीजिए। बट सेलर बोलता है कि मैं नहीं दे सकता, और नहीं दे सकता इसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, इसके लिए वो डिफेंस यूज़ करेगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, सेक्शन 11 को भी यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 की हम बात कर सकते हैं, सेक्शन 12 भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। ये कुछ सेक्शंस यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है यहाँ पे। तो वो कौन कौन से डिफेंस देगा, आप देखो, वो डिफेंस देगा इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ये डिफेंस जो है वो दे सकता है। इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब जो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, तो बोलेगा कि वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं थी उसके अगेंस्ट में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवा सकते हो। अब कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता। इडियट है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ल्यूनाटिक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम बोलते हैं कि पार्टी की इनकैपेसिटी थी। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि देयर वाज अनसर्टेनिटी, देयर वाज अनसर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ना क्लियरली मेंशन नहीं था कौन सी पेंटिंग कौन से पेंटर ने बनाई है, इस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं थी। और जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर बन ही नहीं पाता, फिर तो वो बन जाता है वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, इस बात का वो डिफेंस लेगा। इसके अलावा वो डिफेंस ले सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 का, जिसमें हम बात करते हैं कोवर्शन की। तो वो बोलेगा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, तो यहाँ पे वो कोवर्शन का डिफेंस ले सकता है। उसके बाद वो सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफेंस ले सकता है। वो ये बोल सकता है कि उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ जो डिफेंडेंट है वो बेसिकली प्लेंटिफ को ब्लेम करेगा, कोर्ट में ये बोलेगा कि मैं इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो प्लेंटिफ है उसने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था, या वो बोल सकता है मेरे साथ में फ्रॉड हुआ हो, या फिर वो सेक्शन 17 में फ्रॉड की बात की गई है, या फिर वो सेक्शन 18 का सहारा ले सकता है जिसमें वो ये बोल दे कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, उसकी फ्री कंसेंट थी ही नहीं। या वो बोल सकता है कि देयर वाज ए मिस्टेक, वो ये भी बोल सकता है कि सेक्शन 20 में एक बायलेटरल मिस्टेक हुई थी, एक बायलेटरल मिस्टेक हुई थी और मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए अब जो बायर है वो तैयार नहीं है, और अगर बायलेटरल मिस्टेक हो गई है तो ये पूरी तरीके से वॉइड एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे डिफेंसेस हैं सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। गेटिंग माई पॉइंट? ये डिफेंसेस हैं, लेकिन ये डिफेंसेस सेक्शन 9 में नहीं लिखे हुए हैं, ये डिफेंसेस लिखे हुए हैं किस में? ये डिफेंसेस लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और मैंने इसीलिए कहा आपको कि सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली ये कहता है कि रिपीटेशन को अवॉइड किया जाए, सेक्शन 9 ये कहता है, ठीक है। बस सीधे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस दे दिया और बोल दिया कि अगर ये सिचुएशन होगी तो उस केस में डिफेंडेंट को यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। और वो ये बात बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो एलिमेंट रहा हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो अब आप बोलोगे सर अब फिर क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी? ये अब डिपेंड करता है उस एक पर्टिकुलर केस के ऊपर, उस केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जज उसके ऊपर, कोर्ट उसके ऊपर किस तरीके से जजमेंट देती है।
ठीक है। तो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड हो और वो पूरी तरीके से एनफोर्सिएबल हो, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, सेक्शन 9 जो है वो डिफेंडेंट को बचा लेगा। आई रियली होप इस वीडियो से आपको सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब तक जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, उनमें आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना चाहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।